आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है नरेंद्र मोदी का भारत अक़वाम मुत्तहिदा से इस्लामाबाद तक बदनाम क्यों है, आर्मी पब्लिक स्कूल का सानेहा कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, हकाइक सामने आ गए, अवाम हुकूमत से शिकवा कुना क्यों है, कर्जों के बोझ तले दबी मईशत कैसे संभल पाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से धुआंधार खिताब किया। अपने 20 मिनट के खिताब में इमरान खान ने कश्मीरियों पर जारी भारतीय मज़ालिम और फाशिस्ट मोदी का चेहरा अक़वाम आलम के सामने बेनकाब कर दिया है। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के 75वें इजलास के मौके पर तकरीर करते हुए इस्लामोफोबिया और इसके असरात बयान करने के साथ साथ ये भी बताया है कि किस तरह पाकिस्तान ने कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा का मुकाबला किया और कामयाबी हासिल की है। वज़ीर खान अपने खिताब में क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। The RSS founding fathers were inspired by the Nazis and they adopted their concepts of racial purity and supremacy. While the Nazis' hate was directed at the Jews, the RSS directs it towards the Muslims and to a lesser extent the Christians. They believe that India is exclusively for Hindus and others are not equal citizens. The secularism of Gandhi and Nehru has been replaced by the dream of creating a Hindu Rashtra by subjugating, even cleansing India's 200 million Muslims and other minorities. अब ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब इमरान खान ने कश्मीरियों का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी फोरम पर उठाया है, बल्कि इससे पहले भी इमरान खान इस मुकदमे की वकालत में पेश रहे हैं। गुज़श्ता साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया और फिर आलमी पज़ीराई हासिल करने वाली तकरीर आज भी अक़वाम आलम के कानों में गूंज रही है। वही तकरीर जिसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान को अपना गर्विदा बना लिया। गुज़श्ता तकरीर की तो किस तरह गोया हुए, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखा दें। Illegally they revoked Article 370 which gave Kashmir the special status. Total number of security forces in Kashmir now are 900,000 and they put 8 million people of Kashmir under curfew. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims. Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. मिडल ईस्टर्न मीडिया चैनल से लेकर वेस्टर्न मीडिया चैनल्स तक हर छोटे बड़े चैनल ने खान साहब की तकरीर को भरपूर कवरेज दी, मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये तकरीर भारतीय मीडिया पर भारी पड़ गई। खान साहब की तारीफ में लिखे गए तमाम तर अल्फाज, तमाम तर हुरूफ, जितने जुमले कहे गए, अपने प्रोपेगेंडा की वजह से जाने जाने वाले भारतीय मीडिया को एक आंख ना भाए और हस्बे रिवायत तनकीद के लिए कई रोज तक, कई घंटों पर मुहित स्पेशल ट्रांसमिशंस की गई। खान साहब की शोरा आफाक तकरीर के बाद भारतीय मीडिया का क्या रूप दिखाई दिया और भारतीय मीडिया किस तरह हर्जा सा रहा, जरा उसकी एक झलक भी देख लीजिए। इमरान खान है जो सिर्फ नफरत, आतंक और इसी का जिक्र कर रहे थे। इमरान खान की प्रोपेगेंडा के बारे में भी तो आपको जानना चाहिए। इमरान खान ने आज यूएन के मंच से हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। इमरान खान ने साफ साफ कह दिया कि वो यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाने आए हैं। यूएन के मंच से इमरान खान ने युद्ध की धमकी दे डाली, कहा कि अगर युद्ध हुआ परंपरागत युद्ध नहीं होगा। 50 मिनट तक लगातार बोलते रहे और इन 50 मिनटों में 26 मिनट कश्मीर का राग अलापा, झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया, युद्ध की धमकी दी। अब इस सारे मंजरनामे को देखकर आप यूं कह लीजिए कि हिंदुत्व सोच के और फैशिस्ट मोदी नजरिए पर गामजन भारत बुग़्ज़े इमरान और बुग़्ज़े पाकिस्तान में नफरत की तमाम तर हदें पार कर गया। बैनुल-अक़वामी फोरम पर उठाई जाने वाली हजीमत का गम गलत करने के लिए कश्मीरियों पर जुल्म सितम की शिद्दत मजीद बढ़ा दी गई। न सिर्फ कश्मीरियों को भारतीय फौज के जुल्म सितम उठाने पड़े, बल्कि नाम नेहाद सेकुलर भारत में बसने वाले मुसलमान भी खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगे। मुतनाज़े सिटीजन एक्ट की मंजूरी के बाद भारत में बसने वाले मुसलमान क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, खवातीन, उन पर जैसे जमीन तंग कर दी गई। नरेंद्र मोदी के मजालिम के खिलाफ नई दिल्ली से श्रीनगर और आसाम से राजस्थान सारा भारत सरापा एहतजाज है, लेकिन दूसरी जानिब मोदी की ज़ाफ़रानी फौज इन आवाज़ों को कुचलने के दर पे है।
आरएसएस के वर्कर्स पूरे मुल्क में दहशत का माहौल पैदा करके आवाजों को दबाने के लिए कोशा है। मकबूजा कश्मीर में भी ऐसी ही एक आवाज उठी थी जिसका मकसद कश्मीरियों की जो आईनी हैसियत है उसको तब्दील करने के खिलाफ आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करना था। यह आवाज एडवोकेट सैयद बाबर कादरी की, लेकिन यह आवाज भी गुज़श्ता रात हमेशा के लिए खामोश कर दी गई है। उन्हें श्रीनगर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोलियों से छल्ली कर दिया। उनकी शहादत के बाद आज कश्मीर के पीरो जवान बेहद बेताब हैं। बाबर कादरी ने न सिर्फ भारतीय मीडिया पर कश्मीर का मुकदमा इंतहाई मुदल्लल अंदाज में लड़ा, बल्कि उन्होंने अपनी आवाज सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाई। 2 मासूम बच्चियों का बाप, जिसके दिल में सिर्फ अपनी बेटियों से मोहब्बत का जज्बा नहीं था, बल्कि भारतीय जेलों में कैद हजारों कश्मीरी वालिदैन का दर्द भी था, जो अपने बच्चों से मिलने को बेताब थे। उन हजारों नौजवानों और मासूम बच्चों की रिहाई के लिए कोशा था, जो भारतीय हुकूमत खानों में श्रीनगर के चिनार देखने को बेताब थे। आला तालीम याफ्ता नौजवान बाबर एडवोकेट कश्मीरी नौजवानों की आवाज बन चुका था। बाबर कादरी एडवोकेट भारतीय चैनल पर मेहमान के तौर पर बुलवाए जाते और कश्मीर के मौजू पर बोलते थे, बबागे बोल बात करते थे, डंके की चोट पर बात करते थे। बाबर एडवोकेट शहीद भारतीय न्यूज चैनल पर दलेरी के साथ जो कश्मीर की आवाज है, कश्मीर की आजादी का मुकदमा है, वो लड़ते और भारतीय मजालिम के खिलाफ बोलते रहे। बाबर एडवोकेट भारतीय जुल्म, जबर और बर्बरियत के खिलाफ एक तवाना आवाज बनकर उभरे थे, जो भारतीय फौजियों और हुक्मरानों की आंख में खटकते थे। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, फिर भी भारतीय खौफजदा थे। उनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज हकीकत पर मबनी अल्फाज थे और तज्जिया बर्छी का काम करता था। जब भी उन्हें भारतीय चैनल पर बुलवाया गया, उन्होंने भारतीय फौज के मजालिम, भारतीय न्यूज चैनल पर भारतीय न्यूज एंकर और तज्जिया निगारों की जुबान में बिल्कुल उनको वाशगाफ अल्फाज में अया कर दिया, बिल्कुल सामने ले आए। भारतीय न्यूज चैनल रिपब्लिक पर उन्हें मेहमान के तौर पर बुलाया गया और एंकर अर्नब गोस्वामी उनके जवाबात से लाजवाब हो गए। जब गोस्वामी के पास कोई सवाल नहीं बचा तो उन्होंने पाकिस्तान पर कश्मीरियों की शहादतों का इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। ताहम बाबर एडवोकेट ने इन तमाम तर इल्जामात का जवाब ऐसा दिया कि गोस्वामी तड़प उठे। जब एंकर अर्नब को कुछ नहीं सूझा तो एडवोकेट बाबर शहीद को भारत के साथ मोहब्बत का इजहार करने और मुहब्बे वतन भारतीय खुद को साबित करने के लिए कहा कि आप नारा लगाएं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुखालिफ नारे के लिए उकसाया गया। बाबर एडवोकेट ने अर्नब गोस्वामी की जुबान में ही जवाब देते हुए कहा, भारत मुर्दाबाद। यही नारे उनकी शहादत की वजह बने। उसमें क्या झलक दिखाई दी, वो कैसे पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने से इनकार कर रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बौखला गए, झूठ सच नहीं हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, आराम से बोल रहा हूं, और यू रिपीट आफ्टर मी। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि पाकिस्तानियों ने कश्मीरी को मारा है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मैं कहता हूं हिंदुस्तान मुर्दाबाद। Babar Padri, get out of my show. Get out. How dare you say? You think you'll say Hindustan Murdabad and get away with it? Get out of my show. ये सेकुलर भारत का मीडिया जिनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सब्र का पैमाना छलक गया। यही नहीं बल्कि नेहरू यूनिवर्सिटी की तालिबात पर भी डंडे बरसाए गए। इससे पहले वहां पर मुसलमानों पर कैसे जमीन तंग की जा रही है। उन्हें हिरासत में लिया गया मगर उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सका। डंडे खाते मुसलमान तलबा की जुबान से हबीब जालिब और फैज अहमद फैज के अशार फिसलने लगे। इससे पहले मुसलमानों पर जिस तरह जबरो तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए हैं, कैसे मजालिम ढाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की तालिबात को रात गए हिरासत में लिया गया, डंडे बरसाए गए, उनकी जुबानों से क्या अल्फाज निकले, बल्कि भारतीय जुबान में क्या शब्द निकले, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बाबरी मस्जिद और फिर राम मंदिर की तामीर समेत किस तरह मोदी मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहा है अपनी जगह, मगर अब तो हिंदू जिन्हें भारत में चैन से बसने का सुहाना ख्वाब दिखाया गया था, वो खुद कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मोदी बस कर तो बस। नरेंद्र मोदी के इन दावों के बाद 12 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान भारत जाता है। यहाँ पहुंचते ही उन पर जो मोदी का भारत है उसका चेहरा बेनकाब हो जाता है। उन्हें भारत में गुजरने वाला हर दिन कयामत महसूस होने लगता है। जिंदगी रोज उनका इम्तिहान ले रही होती है। बिलाखिर खानदान के सरबराह ने जोधपुर में काश्तकारी के लिए एक जमीन ठेके पर ली, जिस पे फसल काश्त करके वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की तगदों में मसरूफ हो गए। लेकिन एक रात अचानक उनकी झोपड़ी के अंदर ही उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। खानदान का एक ही फर्द जिंदा बचता है, यानी 11 अफराद को अपनी नींद सुला दिया जाता है। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों समेत 11 पाकिस्तानी हिंदू हैं, वो नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट सोच की भेंट चढ़ गए। भारत ने मामले को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की, मगर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। तंजीमों के मुताबिक
जोधपुर वाकये की शफाफ तहकीकात नहीं हो सकी, जबकि भारतीय पुलिस खुदकुशी का ड्रामा रचाकर असल हकायक पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। आज न सिर्फ भारत में बसने वाले सिख, मुसलमान और दीगर अक़लियतें खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं, बल्कि खुद हिंदू भी मोदी सरकार से पनाह मांग रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में भारतीय दफ्तर खारजा के सामने धरना दिए बैठे हैं इस वक्त हिंदू कम्युनिटी के अफराद। इनके क्या मुतालिबात हैं? पूरी पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी इस वक्त यक ज़ुबान है, यकजान भी है। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? हमारे रिपोर्टर उस्मान खान इस वक्त उस वेन्यू पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान आपके वक्त के लिए। उस्मान, ये बताइएगा कि भारत में हिंदू महाजरीन पर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, उस पर पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू कम्युनिटी के क्या जज्बात हैं और किस तरह अपने जज्बात का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप? रेहान, बहुत शुक्रिया। आज अगर हम बात करें तो मोदी के हिंदुस्तान में भी हिंदू महफूज नहीं है और हिंदुस्तान के जोधपुर में जो 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल हुआ उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में हिंदुओं की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा आज दूसरे रोज़ भी जारी है और हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जबकि माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अरकान भी यहाँ पर आज इज़हार यकजहती के लिए आ रहे हैं। 2 दिनों से जो है इस्लामाबाद में ये एहतजाजी जो मुजाहरा उनका जारी है, जबकि रमेश कुमार आज अब एक वफ्द के हमरा भारतीय हाई कमीशन के बाहर डिप्लोमेटिक इनक्लेव में भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जबकि हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जो ये मुतालबा कर रही है कि उन 11 अफराद का पोस्टमार्टम किया जाए और FIR की जाए और वो FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी पाकिस्तान के साथ शेयर किया जाए। जबकि यहाँ पर पाकिस्तानी मिली नगमों पर हिंदू रक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ मुशीर मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला के, इसके हम इनसे बात करेंगे। आप भी यहाँ पर इजहार यकजहती के लिए आए हैं, आप आज के दिन क्या कहेंगे जो मोदी के हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है? ये देखिए, मोदी सरकार ने हिंदुस्तान को एक ऐसे धराने पे खड़ा किया है कि अभी हिंदुस्तान जो है एक स्टेट के निगरानी में एक दहशतगर्द मुल्क बन चुका है। गुज़श्ता महीने पहले हिंदुस्तान के अंदर जो 11 हिंदू कम्युनिटी के लोगों का एक कत्ल हुआ है, आज उसके लिए यहाँ पे लोग जमा हुए हैं हिंदू कम्युनिटी के, इसमें दीगर कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं। हम इसकी मज़ामत करते हैं और मोदी सरकार को इसकी जिम्मेदार ठहराते हैं। जी बिल्कुल, जैसे हमने इनकी बात सुनी, यहाँ पर मुजाहिरीन भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर आए हुए हैं, जो भारत में मज़ालिम ढाए जा रहे हैं हिंदुओं पर, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों हमारे 11 भाई आपके महफूज आपके हो गए और आप इन पर जुल्म कर रहे हैं? हम तो यहाँ ऐसा काम नहीं करते और हमारे साथ ऐसा होता भी नहीं है। आप क्यों करते हैं ऐसा? क्या अल्लाह मियां की ज़ात को भूल गए? क्या आपने रामायण नहीं पढ़ी है? अगर आप रामायण पढ़ते तो ऐसा काम ना करते। अच्छा, ये बताइएगा कि आप हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में रहती है, पाकिस्तान में तो आप महफूज है, मगर जो हिंदुस्तान है जो वहाँ पर हिंदू क्यों महफूज नज़र नहीं आ रहे आपको? ये अपनी अपनी सोच की बात है, उनके अपनी सोच की बात है कि वो जैसा उसका दिमाग ने चाहा वैसा करते हैं वो, लेकिन अच्छा दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ने सबको अच्छा दिमाग दिया है, उनको दिमाग अच्छा सोच रखनी चाहिए, लेकिन सोच तब अच्छी आती है कि आप रामायण पढ़ें, अच्छों में बैठें। सॉरी, व्हाट कैन आई डू? अच्छा उस्मान, मेरा एक सवाल हिंदू कम्युनिटी से जरूर कीजिएगा, इनसे पूछेगा, जैसे वो रामायण की बात कर रहे हैं, इसी तरह हिंदू धर्म की मुकद्दस किताब गीता में लिखा है कि 2.5 अक्षर जो प्रेम के पढ़े सो वो पंडित कहलाए। यानी जो हिंदू धर्म है वो भी मोहब्बत और आशिकी का दर्स तो देता है, तो क्या जो मोदी सरकार है उन्होंने जो है मुकद्दस किताब गीता नहीं पढ़ रखी? ये पूछिएगा इनसे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि हिंदू धर्म जो है वो भी मोहब्बत का, अमन का दर्स देता है, मगर भारत में हिंदू क्यों महफूज नहीं है? मोदी का जो हिंदुस्तान है वहाँ पर इस तरह हिंदुओं के साथ मजालिम क्यों ढाए जा रहे हैं? हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तान में 11 लोगों को मारा है, हमें बहुत अफसोस हो रहा है और हम पाकिस्तानी रहेंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे और हम पाकिस्तानी रहेंगे। अच्छा, आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में आप अपने आप को कितना महफूज समझते हैं? पाकिस्तान में आप अपने आप को कितना महफूज समझते हैं? बहुत अच्छा महसूस समझते हैं।
हम यहाँ पैदा हुए यहाँ ही मरेंगे। और जिस तरह हमने इनसे भी बात की, और अगर मेरा कैमरामैन वाजिद आपको दिखा सके तो इस वक्त हिंदू कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद में मौजूद है, और यहाँ पर हमारी जितनी भी हिंदुओं से और जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ पर इजहार यकजहती करने आ रहे हैं, उनसे जब हमारी बात होती है तो वो हमें यही कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो अक़लियतें महफूज है, अक़लियत के लोग महफूज हैं। यहाँ पर बुज़ुर्ग भी मौजूद है, हम कुछ बुज़ुर्गों से बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में आप महफूज हैं, भारत जहाँ पर हिंदू रहते हैं, हिंदू वज़ीर आज़म है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ मसालिम ढाए जा रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म भी प्यार मोहब्बत का दर्ज देता है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को बोलने का मौका दिया है, और आज हमें बड़ी तकलीफ हुई है कि हमारे 11 हिंदू भाई बहनों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। और अच्छा उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपके वक्त के लिए। हमारे रिपोर्टर उस्मान खान धरने के मकाम पर मौजूद थे। शुरका की गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं, उन्हें पाकिस्तानी होने पर फख्र है। इस वक्त पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रामेश कुमार ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप डिप्लोमेटिक एनक्लेव में मौजूद हैं, ये जो सानिया जोधपुर का मामला है, इसे सफारती सतह पर उठाने में अब तक कितनी पेशरफ्त हो सकी है, क्या कामयाबी मिली है डॉक्टर साहब? देखिए, सफारती तरीके से एफर्ट्स लिए गए, 1 महीना पहले टाइम दिया गया, फिर 1 हफ्ता फिर दिया गया, उसके बाद जब बिल्कुल पैमाना आदमी का एक सब्र का ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया, क्योंकि मुझे बहन हमारी श्रीमती मुखी और हिंदू कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इस वजह से सारे हज़ारों के हिसाब से लोगों को मैंने इकट्ठा किया। मेरी एक कॉल के ऊपर पता नहीं पाकिस्तान के कोने कोने से, मुझे उन लोगों में उम्मीद नहीं थी जो लोग यहाँ पे आज आए हैं, सारे इतने मुसाफरी करके 48 घंटे की इस तरीके से एंटर हुए, और यहाँ से मैं ऐसे ही चला जाऊँ नामुमकिन था मेरे लिए। मेरा एक ही टारगेट था कि मैं डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जाऊँगा और मैं भारतीय हाई कमीशन को मैं खुद वहाँ पे दूंगा, और इस वजह से मैं डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर एंटर हुआ हूँ अपने लोगों के साथ, और इंडियन हाई कमीशन के बाहर बैठा हुआ हूँ। हमारी डिमांड्स क्या हैं? हमारी डिमांड ये है कि 11 लोगों के मर्डर का हिसाब दो, कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करो। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बहुत बड़ी तादाद के अंदर क्योंकि मुजाहिरीन वफाकी दारुल हुकूमत पे धरना दिए बैठे हैं, आपकी डिमांड यकीनन आप ये कह रहे हैं कि सानिया जोधपुर की जो मामला है उसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। शफाफ तहकीकात में अभी क्या चीज आड़े आ रही है, रुकावट क्या है, क्यों ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी नहीं हो पा रही है? सिर्फ इंटरनेशनल ट्रीटी क्या है, जहाँ का पासपोर्ट होल्डर बंदा होता है उसको स्पेस दी जाती है, उनसे कांटेक्ट वो मिल सकता है, कि उनसे पूछ सकता है कि उनका मौक़िफ़ क्या है, तब फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। इनको इसी चीज़ का डर है, तभी तो FIR कापी नहीं मिलती, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, पोस्टमार्टम नहीं मिलती, एक्सेस नहीं दिया। मैं तो समझता हूँ कि ये एक मैसेज है और हिंदू कम्युनिटी के लिए जो इस वक्त लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर वहाँ पे बैठी हुई है। जिन लोगों को जासूसी में इल्ज़ाम जासूसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जब जासूसी के तौर पर वो इस्तेमाल नहीं हुए तो उन लोगों का मर्डर हो जाएगा, और क्या होगा, जैसे 11 लोग एक फैमिली के खत्म हो जाए। अप्रोच जिसका मुजाहिरा इस वक्त इंडिया में किया जा रहा है, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी UN जनरल असेंबली से खिताब के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली उस अप्रोच का जिक्र किया है, जो फैशिस्ट मोदी का जो नजरिया है और हिंदुत्व की अप्रोच है, RSS नजरिया है। ये बताएगा कि इस वक्त भी जो हिंदू महाजरीन भारत के अंदर मौजूद हैं, जो सफरर्स हैं, उनकी क्या डिफिकल्टीज है और उनके लिए खासतौर पर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल क्या कर रही है? देखिए, मैंने आज अपने रेजोल्यूशन के अंदर ये भी लिखा है कि हिंदुइज़्म जो है वो हमें अमन सिखाती है, पीस सिखाती है, गुड ह्यूमन बीइंग सिखाती है, इंटरफेथ सिखाती है, मगर ये जो इस वक्त जो भारत जो सेकुलरिज्म को क्वेश्चन मार्क कर दिया है, जो एक्सट्रीमिज़म की तरफ बढ़ रहा है, क्यों, क्या वजह है उसकी? उसको भारत को सोचना चाहिए ना, और स्पेशली कैप्टन को सोचना चाहिए। या तो उनकी एजेंसियां उनको गलत गाइड कर रही हैं, या उनकी अपनी सोच ये है। इस तरीके से पूरी धरती को उसने एक जो है वो एक नौसत पे डाल दिया है, टॉर्चर में डाल दिया है, खुदा की ब्लेसिंग ख़त्म करा रहा है। देखे ना किस तरीके से कोविड बढ़ता जा रहा है। एटमॉस्फेयर तो पाकिस्तान इंडिया का दोनों का सेम है, मगर यहाँ पे एफर्ट्स उधर ज्यादा लिए गए। कि जो बीड़ा आपने उठाया, यकीनन ये आवाज अगर भारत तक नहीं तो अक़वाम आलम तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रामेश कुमार हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ये मामला अपनी जगह पर।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस खदशे का इजहार किया है कि दुनिया नई सर्द जंग की जानिब बढ़ रही है, जिसकी तरदीद चीन की जानिब से सामने आई कि चीन किसी भी सर्द गर्म जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। मगर गुज़श्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतही इजलास में कोरोना वायरस पर होने वाली जो तनकीद है, चीन पर जो तनकीद की जा रही थी कोरोना वायरस फैलाने के हवाले से, जुमेरात के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतही इजलास में अमरीका पर शदीद तनकीद की गई। इसके जवाब में सदर ट्रंप ने चीन पर हमला करने के लिए जहां जनरल असेंबली में अपने सालाना खिताब का इस्तेमाल किया, वही 2 दिन बाद चीन के सफीर जॉन ने अमरीकी आलमी किरदार पर तनकीद की। उनका कहना था कि अब बस बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। आपने पहले भी दुनिया के लिए काफी परेशानियों को जन्म दिया है। अमेरिका में अब तक तकरीबन 7 मिलियन की तस्दीक शुदा केसेस मौजूद हैं, 2 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। दुनिया की जदीद तिब्बी टेक्नोलॉजीज और सिस्टम होने के बावजूद अमेरिका क्यों सबसे ज्यादा तस्दीक शुदा केसेस, मुसद्दिका केसेस और अमवात का सामना कर रहा है? अगर किसी को जवाब और इस जिम्मेदार ठहराना चाहिए तो वो खुद चंद अमरीकी सियासतदान होने चाहिए। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अमेरिका को समझना चाहिए कि सुपर पावर को सुपर पावर की तरह बर्ताव करना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए कि वो सुपर पावर है। इस वक्त आलमी सतह पर नए ब्लॉक बन रहे हैं, नई सफबंदियों में पाकिस्तान की अहमियत भी एक मुसल्लमा हकीकत है और यह हुकूमत पर मुनहसर है कि कौम के वसीतर मफाद में बर वक्त फैसले किए जाए। या एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद तस्करा करेंगे सानह APS का जिम्मेदार कौन है। सानह APS के हवाले से इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। इस तमाम तर मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की जानिब से मुरतब की गई ये रिपोर्ट 525 सफ़हात और 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस रिपोर्ट में अहम हकाइक से पर्दा उठाया गया है और निशानदेही की गई है कि सानह APS जैसे नाकाबिले फरामोश सानहे के पसे पर्दा मुहर्रकात क्या थे। इससे पेशतर कि हम रिपोर्ट का मतन आपके सामने, फाइंडिंग्स आपके सामने रखें, जरा एक क्लिपिंग आपको दिखाते हैं। कहने को तो एक गुजरती मुद्दत है, लेकिन हमारे लिए कल एक पहले दिन वाली बात ही है, 2014 वाली बात ही है। यकीनन ये नाकाबिले फरामोश सानहा था जिसका गम आज भी ताज़ा है, आंखें आज भी नम है। इस रिपोर्ट के मतन में कहा गया है, जो रिपोर्ट पब्लिक की गई है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में लिखा गया है कि हमारा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बरसरे पैकार रहा है। इस दौरान मुल्क में दहशतगर्दी अपने उरूज पर पहुंची। इसके बावजूद हमारी हसास तनसीबात या सॉफ्ट टारगेट्स पर होने वाले हमलों को जंग का जवाब फराम नहीं किया जा सकता। हमारा शमाल मगरबी बॉर्डर बहुत वसी और गैर महफूज है। शमाल मगरबी बॉर्डर से हुकूमत और बैनुल अक़वामी माहिदों के तहत महाजरीन की आमदोरफ्त जारी रहती है। इन हक़ाइक़ के बावजूद इंतहा पसंद अनासर को मकामी आबादी की तरफ से मदद फराहम किए जाना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। जब अपना ही खून दगा दे तो ऐसे ही तबाहकुन सानहात रूनुमा होते हैं। अनासर की वजह से ना सिर्फ महदूद वसाइल में किए सिक्योरिटी इंतजामात नाकाम होते हैं, बल्कि दुश्मन को नापाक अज़ाइम पूरे करने में मदद मिलती है। इस तनाजुर में यह कहा जा सकता है कि कोई एजेंसी चाहे कितने ही वसाइल क्यों न रखती हो, ऐसे वाक़यात रोकने में नाकाम हो जाती है जब अंदर से ही मदद फराम की गई हो। सिक्योरिटी की 3 परतें, जिन पे गेट पर मौजूद गार्ड्स, इलाके में पुलिस गश्त और क्विक रिस्पांस फोर्स की 10 मिनट के फासले पर मौजूदगी इस तरफ तवज्जो दिलाती है। जो मंसूबे के तहत एक गाड़ी को आग लगाने की वजह से जो उठा, नतीजतन सिक्योरिटी की तवज्जो आर्मी पब्लिक स्कूल से हट गई और दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हो गए। स्कूल के पीछे गश्त पर मौजूद फोर्स जलती हुई गाड़ी की जानिब चली गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का दूसरा दस्ता बर वक्त स्कूल की हिफाजत तो नहीं पहुंच सका। रिपोर्ट के मतन में यह भी लिखा गया है कि दूसरा दस्ता जो रैपिड रिस्पांस फोर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स के आने तक दहशतगर्दों को रोकने में बुरी तरह नाकाम रहा। नतीजतन अंदोहनाक सानहा रूनुमा हुआ। हमले से मुताल्लिक नेक्टा ने वार्निंग जारी कर रखी थी। नेक्टा वार्निंग के मुताबिक दहशतगर्द जो आर्मी पब्लिक स्कूल को निशाना बनाने में कामयाब हुए। वार्निंग के मुताबिक दहशतगर्दों का मकसद फौजियों के बच्चों को निशाना बनाना था। दहशतगर्द पाक फौज को ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म और खैबर 1 से रोकना चाहते थे। अगरचे पाक फौज ज़र्ब अज़्म में कामयाब रही, लेकिन सानह APS ने इस कामयाबी को दागदार कर दिया। इस वाक़े ने हमारे सिक्योरिटी निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है।
अब इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में हकाइक से पर्दा उठाने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ इस बात का तयन भी करने की कोशिश की गई है कि आखिर यह दौरनाक वाकया क्यों कर पेश आया है और किस तरह से दहशतगर्दों ने ऑपरेट किया कि जब नेक्टा की रिपोर्ट्स मौजूद थी कहां ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी मौजूद था। ये तमाम तर मामलात हैं। इस वक्त अदालत के जो मुआविन वकील है अमानुल्लाह किरदानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। इस मामले पर उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह किरदानी साहब आपके वक्त के लिए। सानिया APS यकीनन एक दिलखराश वाकया है, ऐसा सानिया है जिसका गम आज भी ताज़ा है, आंखें आज भी नम हैं। लेकिन अब इस सानिया की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो पब्लिक की गई है क्योंकि आप अदालत की मुआवनत कर रहे हैं इस केस को लेकर। तो किस तरह से देखते हैं सबसे पहले तो इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज ही ये रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है, अटॉर्नी जनरल साहब ने पेश किया है और वो रिपोर्ट चूँकि कमीशन की थी और आमतौर पर कमीशन की रिपोर्ट्स जो हैं गवर्नमेंट पब्लिक नहीं करती है। तो इस मौके पर मैंने दरख्वास्त की कि इसको पब्लिक किया जाए ताकि आवाम को पता चल सके और जो पुराने कमीशंस हैं उनके रिपोर्ट ना आने से कुछ उसका अमल दरामद जो है उसका रुक जाता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कोई कार्रवाई नहीं होती। उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस की सरबराही में इस बात को तस्लीम किया और उन्होंने इसको पब्लिक करने का आर्डर फरमा दिया और हुक्म दिया कि वो कापीज़ हमें फ़राहम की जाए। वो अभी तक हमने कापी मिली नहीं है। बहरहाल उसमें जो भी मालूमात हमें मिली हैं उसके नतीजे में जो ख़ास तौर पर जो ख़वातीन जो वर्षा के बच्चों की माएँ थीं या उनकी बहनें थीं वो आज अदालत में पेश थी और उन्होंने सब ने मिल के यही कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए फ़िक्स होनी चाहिए। इस मुल्क में अगर कोई पुल टूटता है आप उसका जो है ज़िम्मेदार इंजीनियर पर डालते हैं। अगर डॉक्टर की गफलत से किसी की जान जाती है तो आप डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। इसी तरह आज कल कोरोना के बारे में आप जब बात करते हैं तो लोगों के जान की हिफाजत के लिए आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं ताकि इस मर्ज़ से कोई मरे ना। मगर बदकिस्मती ये है कि ये लावारिस बच्चे तो नहीं थे जिनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई और सिर्फ ये कह दिया जाए उसके अंदर हमने मुलज़मान को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये तो ऐसे है मैन बिहाइंड द गन को सज़ा उन्होंने दी है। जो मैन बिहाइंड द गन है वो तो पता नहीं चल रहा है कौन है। एक तो मैन बिहाइंड द गन को ढूंढना चाहिए। आप अपना किरदार को कैसे देखते हैं कि आप पर इस वक्त क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जो बार है वो महसूस कर रहे हैं और फिर किस तरह से गाइड करेंगे, क्या सजेशन जो है वो ले करेंगे? मैं ये अर्ज़ करूँगा जी, पहले तो मैं इस रिपोर्ट को देखूँगा और इसके बाद इससे पहले जितने कमीशन बने हैं उनकी रिपोर्ट्स को भी हम उससे फ़ायदा उठाएंगे और बिलखसूस जो अपने जो मुतासरीन हैं जिन्होंने अभी से मुझसे रब्ता करना शुरू कर दी, APS के जितने मुतासरीन हैं वो बड़े इस बात पर खुश भी थे कि मैं उनकी मुआवनत के लिए आया हूं और उनके दर्द को आगे पहुंचाने के लिए आया हूं और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा हम आपको शेयर भी करेंगे। तो मैं उनकी मोहब्बत का और उनके एतमाद का शुक्रिया अदा करता हूं, अदालत के एतमाद का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन नहीं करेंगे तो ये वाक़यात आइंदा भी होते रहेंगे। इसको सबक आमोज़ बनाना चाहिए। इससे बड़ा वाक़या जो है इससे वकीलों का वाक़या था जो कोयटा में हुआ और दूसरा बड़ा वाक़या यही है जो 2014 में हुआ। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ ये ऐसे वाक़यात हैं जिनके पीछे जो है बहुत बड़े कुव्वतें हैं, उन कुव्वतों को निशानदेही करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किरदानी साहब आपके वक्त के लिए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अमानुल्लाह किरदानी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अवाम के असल इशूज़ क्या है, रियल इशूज़ क्या है और फिर अवाम हुकूमत से शिकवा को ना क्यों है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त मुल्क की सियासत में हलचल दिखाई दे रही है। एक जानिब अपोजिशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सूरत में तहरीक चलाने के लिए खम ठोक कर मैदान में है, तो दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा की जानिब से भी बयानबाजी का सिलसिला उरूज पर है। मगर इस सारे खेल से वो जो हकीकी तब्दीली के असल स्टेक होल्डर्स होने चाहिए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जमहूरियत दरअसल अवाम की हुकूमत, अवाम के जरिए और अवाम के लिए हुकूमत का नाम है, इस अवाम को सारे मंजरनामे से आउट करके असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन कब कहां किससे कैसे मुलाकात कर रहा है। आम आदमी को तो शायद ये जानने में भी दिलचस्पी नहीं है कि कौन आ रहा है,
कौन जा रहा है, कौन इन है और कौन आउट, कौन फेवरेट है और कौन फेवरेट नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो तब्दीली जिसका ख्वाब उन्हें दिखाया गया था वो कब आएगी, वो नया पाकिस्तान जो बन रहा था वो कब सामने आएगा, कब दो नहीं बल्कि एक पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब ने माजी में बहुत से दावे किए थे, वो क्या दावे थे जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों, क्योंकि ये मुल्क वो होना चाहिए जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूं। अवाम ये सब इसलिए भी सोचने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं कि अभी तक उन्हें अपने दर्द का दरबा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त एक आम आदमी के लिए ब्रेकिंग न्यूज और सबसे बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले वो सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखता है। सबसे बड़ी और अवामी दिलचस्पी की खबरें कुछ यूं हैं। बिजली महंगी, यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल, घी, दूध की कीमतें बढ़ गई। 94 अद्वियात की कीमतों में 262% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली बम गिरने के असरात यानी झटके दिल थाम कर वसूल कीजिए। बिजली महंगी होने से सारिफीन पर 162 अरब का बोझ मुंतकिल होगा और यह बोझ किस्तों में डाला जाएगा, क्योंकि यह रकम यकमुश्त नहीं बल्कि 12 माह में वसूल की जाएगी, यानी एक बार नहीं बल्कि बार बार आवाम को खुदकुशी करना पड़ेगी। अब जरा अशिया खुरोनोश का हाल सुन लीजिए, वही अशिया जिनका हुसूल सांस की डोर बरकरार रखने के लिए जरूरी है बल्कि मजबूरी है। ऑयल 17 रुपए, घी 4 रुपए, दूध 5 रुपए फी लीटर तक महंगा। बच्चों के सेरेलैक की कीमत में 38 रुपए इजाफा। और याद रहे कि इन कीमतों का इतलाक फौरी होगा, देर से नहीं होगा बल्कि फौरी इतलाक होगा। अगर ये सब सुनने के बाद बुखार हो जाए, सर दर्द महसूस हो, दिल का आर्जा लाहक हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो तमाम दवाएं महंगी जरूर है मगर महंगी इसलिए की गई हैं कि आम आदमी की पहुंच में रहे। माविर खुसूसी बराए सैयद फैसल सुल्तान ने अजीबी तौजीह पेश की है। वो क्या कहते हैं, क्यों अद्वियात महंगी की गई हैं, जरा उनकी वो मंतक आपको दिखाते हैं। जो ड्रग प्राइसिंग कमेटी है उसकी 3 मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर ये रिकमेंडेशंस आ चुकी थी। उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इनकी प्राइसेस को कुछ रैशनलाइज किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर ये दवाएं नॉर्मल प्राइस के मुताबिक, एक बेहतर प्राइस के मुताबिक और एक म्यार के मुताबिक अवेलेबल हो जाएं। अब अवाम की सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि मेरी रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, आप इस सब मामले पर नोटिस ना ले लीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता है कि नोटिस लेने के बाद क्या होता है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि 2 सालों में रिकॉर्ड कर्जों के असरात मुल्क की मईशत पर क्या मुरतब हो रहे हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की मुदल्लल तकरीरों से आवाम की अक्लो फहम और आगाही में बेपनाह इजाफा हुआ है। शायद पहले एक आम आदमी करप्शन के मफहूम से वाकिफ नहीं था, उसे शायद ये मालूम नहीं था कि जब महंगाई बढ़े तो समझ लेना कि हुकूमत करप्ट है, हुकूमत करप्शन कर रही है। और अवाम ये भी नहीं जानते थे कि मुल्की कर्जों में इजाफा क्यों होता है। ये जो मतलब जनाब इमरान खान साहब ने आम आदमी को समझाए हैं। इमरान खान साहब माजी में कर्जों से मुताल्लिक क्या कहा करते थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। आप मुझे ये बताएं कि कायदे आजम किसी से भीख मांग सकता था? इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। कर्ज लेने को खान साहब खुदकुशी के मुतरादिफ करार दे चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि वो मुल्क को कर्जों की दलदल से निकालेंगे। मगर मेरी रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इस वक्त वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके हैं। ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक वफाकी हुकूमत के कर्जों में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी हुकूमत का कर्ज बढ़कर रिकॉर्ड 35,555 अरब रुपए हो गया है। जुलाई 2020 में वफाकी हुकूमत के कर्जे में 450 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इसी तरह जुलाई 2020 में वफाकी हुकूमत का बैरूनी कर्जा 339 अरब रुपए बढ़ गया है। जुलाई 2020 में वफाकी हुकूमत के मकामी कर्जे में 111 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इसी एतबार से देखा जाए तो गुज़श्ता 2 सालों में मरकजी हुकूमत का कर्जा 10,865 अरब रुपए बढ़ा है। कर्जे में यह इजाफा जुलाई 2018 से जुलाई 2020 के दौरान हुआ है। वफाकी हुकूमत का मकामी कर्जा 23,392 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। इस वक्त मुल्क का बच्चा सरतापा कलदल में धंसा हुआ है और यही कहने पर मजबूर है कि कर्जों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं। कशकोल बन गया है कौमी निशा हमारा। ये कशकोल तोड़ने के दावे तो किए जाते हैं मगर ये कशकोल कब टूटेगा ये वक्त ही बताएगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।